आज का जो हमारा टॉपिक है वह कैबिनेट मिशन पर आधारित है, जिसमें हम कैबिनेट मिशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें ये समझेंगे कि कैबिनेट मिशन की आवश्यकता क्या थी और कैबिनेट मिशन को लाने के पीछे उद्देश्य क्या थे। कैबिनेट मिशन के गठन के पीछे अंग्रेजी सरकार का क्या उद्देश्य रहा और भारत को कैबिनेट मिशन से क्या लक्ष्य हासिल हुए। कैबिनेट मिशन जो है वह भारत की आज़ादी के लिए या कहें भारत की आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में या फिर संविधान सभा के निर्माण में कैबिनेट मिशन ने क्या रोल अदा किया। तो आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या था। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो था, कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह गठित किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटेन ने पहले ही आश्वासन दे दिया था कि युद्ध में विजयी होने के बाद भारत को स्वशासन का अधिकार दे दिया जाएगा। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति और दयनीय हो गई थी और कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो एक प्रकार से सैन्य और राजनीतिक स्तर पर काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और अंग्रेजों के लिए अब भारत पर भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान नहीं रह गया था। बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी, श्रमिकों के विद्रोह ने उनकी स्थिति और दयनीय बना दी थी और अंग्रेजों को लग रहा था कि अब भारतीय साम्राज्य पर अधिकार बनाए रखना और अधिक मुश्किल होता जा रहा है। इन सभी गतिविधियों से निदान पाने के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। इस कह सकते हैं इनमें जिसके जो अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे और सदस्यों की बात की जाए तो इनके सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो थे प्रथम लॉर्ड कहें या नौसेना मंत्री थे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, इस मिशन का एक विशिष्ट अधिकार दिए, इस जो मिशन था इसको विशिष्ट अधिकार दिए गए थे कि इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता को हस्तांतरण करना था, कि भारत को अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार आज़ाद किया जाए और आज़ादी की संभावनाओं को तलाशना था। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेवेल और भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज लाना और इसका लक्ष्य भारत के लिए एक नया संविधान और एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। महात्मा गांधी के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह सर्वोत्तम कार्य था, लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें केंद्र सरकार को काफी दुर्बल रखा गया था और प्रांतों को अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार दिया था। क्रिप्स मिशन की तरह ही कैबिनेट मिशन भी ना तो पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता था और ना ही पूर्ण रूप से अस्वीकार किया था। इसका जो उद्देश्य था वो इसी प्रकार था। अगर बात करें कि कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने अनेक दलों से, अनेक समूहों के नेताओं से अनेक मुद्दों पर बात की। इसमें जो मुख्य मुद्दे थे वो थे अंतरिम सरकार और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो थे संविधान सभा का गठन। जो कैबिनेट मिशन था इसके दो ही मुद्दे मुख्य रूप से थे कि भारत में कैसे अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए और भारत के आज़ादी देने और नए संविधान के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाए। जब एकता या विभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में कोई सहमत नहीं हो सकी
तो मिशन ने अपनी ओर से ही संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए मई 1946 में योजना प्रस्तुत की। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की। मतलब जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों किसी उद्देश्य में सफल नहीं हो सके तो कैबिनेट मिशन ने स्वतः अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की और वह योजना 1946 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार की योजना प्रस्तुत की, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे संविधान सभा का निर्माण होगा और किस प्रकार आपके अंतरिम सरकार का निर्माण होगा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पूर्ण पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यदि सांप्रदायिक आधार पर भविष्य का फैसला करने का अधिकार मुस्लिम को दे दिया जाता तो यह अधिकार उन गैर मुस्लिम को भी देना पड़ता जो पश्चिम बंगाल, पूर्वी पंजाब और असम में बहुमत थे। जैसे कि अगर मुस्लिम लीग को कह सकते हैं सांप्रदायिक आधार पर अलग देश बनाने की अनुमति मिलती तो फिर उन लोगों को भी अलग देश बनाने की अनुमति देनी पड़ती जो पश्चिम बंगाल, पूर्वी पंजाब और असम में बहुमत में थे। इस आधार पर बंगाल, पंजाब और असम को विभाजित करना पड़ता, जो कि सभी क्षेत्रीय और भाषाई संबंधों के विरुद्ध होगा और प्रशासनिक समस्याओं को हमेशा के लिए स्थायी बना देता। दूसरी थी कि बड़े और छोटे पाकिस्तान की दोनों ही प्रकार की संकल्पनाओं को स्वीकार करते हुए कैबिनेट मिशन ने एक केंद्र के अंतर्गत सभी भारतीय प्रदेशों को ढीले ढाले संघ की योजना प्रस्तुत की, जिसमें केवल रक्षा विभाग, विदेश विभाग और संचार विभाग ही केंद्र के नेतृत्व में थे और अन्य सभी विभाग जो थे वो विधानसभा के नेतृत्व में रखने थे। प्रादेशिक विधानसभाओं पर चुनाव कराना था, जिसमें प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक के लिए स्थान निश्चित किए गए और समुदायों को प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिए गए। कह सकते हैं कि इन सभी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही मतदाता तय किए गए। इसमें एक सामान्य वर्ग बनाया गया और एक मुस्लिम वर्ग बनाया गया और एक सिख वर्ग बनाया गया। इन सभी खंडों को प्रादेशिक संविधान तैयार करने का अधिकार था। आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे राज्य जो थे वो सामूहिक संविधान भी तैयार कर सकते थे। कह सकते हैं कैबिनेट मिशन की एक सबसे बुरी बात ये थी कि इस कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों को अपना संविधान बनाने की छूट दी और चाहे तो 2 रियासतें मिलकर एक संविधान बना सकती थी। प्रथम आम चुनाव के पश्चात कोई प्रांत अपने समूह को छोड़ सकता था और 10 वर्ष के बाद केंद्रीय संविधान में परिवर्तन की मांग कर सकता था। ये कैबिनेट मिशन ने इसके बारे में बात की थी। कैबिनेट मिशन की कई योजनाओं पर कांग्रेस को भी आपत्तियां थी। जैसे कांग्रेस की यह मांग की प्रांतों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि यदि ना चाहे तो किसी विशेष समूह में शामिल ना हो, आम चुनाव तक निर्णय के लिए इंतजार करना उचित नहीं है। और कांग्रेस का विरोध का कारण एक और था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश को C और B श्रेणी में रखा गया था और दोनों प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस का इसका विरोध था। मुस्लिम लीग इसलिए इसका विरोध कर रही थी कि प्रांतों को केंद्रीय संविधान में तुरंत परिवर्तन का अधिकार देना चाहिए, और जबकि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि इसके लिए अगले 10 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए मुस्लिम लीग कहती थी कि तुरंत परिवर्तन करने का अधिकार हो, 10 वर्षों का इंतजार जो है वो ठीक नहीं है। अब 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने, कह सकते हैं 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस मुस्लिम लीग को दिए गए असंगत प्रतिनिधित्व से अप्रसन्न थी, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान न बनाए जाने के कारण अप्रसन्न थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए
कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर प्रांतीय विधायिका के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को 214 सीटों में से 205 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त हुए, जो कुल के 25% से भी कम थे। अतः मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग के बिना प्रतिनिधित्व के ही कार्यकारिणी के गठन करने का निश्चय किया। इसे अनुचित बताते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुई थी। 16 अगस्त 1946 को हुई थी, जब लॉर्ड वेवेल ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे नेहरू ने स्वीकार भी कर लिया। मुस्लिम लीग को इस सरकार में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार किया, उन्होंने मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। उसी दिन कलकत्ता में हजारों की संख्या में हिंदुओं को लूटा गया, कत्लेआम हुआ और प्रतिकार के इसे बदले के स्वरूप में हिंदू बहुसंख्यक राज्य बिहार में भी मुसलमानों पर अत्याचार हुए। परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि पूर्वी बंगाल में नोआखाली और टिप्पा डाह में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। फिर यही सांप्रदायिक हिंसा बंबई, संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर, सिलहट, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में भी फैल गई। गांधी जी ने शांति की स्थापना के लिए नोआखाली गए, तब जब माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि दी और शांति स्थापना के लिए उनकी प्रशंसा की। मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल न होने के कारण असमंजस की स्थिति में ब्रिटेन की सरकार ने कांग्रेस के साथ भविष्य के हितों को देखते हुए उन्हें अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय दिया और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और वेवेल शुरू से ही लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कराने का प्रयास कर रहे थे और कह सकते हैं कि अंत में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। इस प्रकार से कह सकते हैं अंतरिम सरकार में कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, एक ईसाई, एक पारसी और एक सिख सदस्य थे। मुस्लिम लीग अभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। शीघ्र ही कांग्रेस और लीग के सदस्यों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए और लीग के मंत्रियों ने मांग की लीग को या तो प्रत्यक्ष कार्यवाही को त्याग दे या फिर सरकार छोड़ दे। कांग्रेस के नेताओं ने यह मांग की कि प्रत्यक्ष कार्यवाही या तो मुस्लिम लीग के सदस्य छोड़ दे या फिर सरकार छोड़ दे। इस प्रकार का है मंत्रिमंडल की टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और लीग ने यह घोषणा की कि संविधान सभा में शामिल होने का कोई वायदा नहीं था और वेवेल के लिए असमंजस की स्थिति फिर उत्पन्न हो गई। अतः मुस्लिम लीग के सदस्यों की अनुपस्थिति में ही, बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों के ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिल्ली में और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और मुस्लिम लीग ने मांग की संविधान सभा को भंग कर देना चाहिए क्योंकि यह अप्रातिनिधिक है। 5 फरवरी 1947 को अंतरिम सरकार के कांग्रेसी सदस्यों ने वेवेल के पास पत्र भेजकर मांग की कि लीग के सदस्यों को इस्तीफा देने को कहा जाए। ऐसे में एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह था हमारा आज का टॉपिक कैबिनेट मिशन।